नमस्कार, स्वागत है आपका इस विचार श्रृंखला के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में, जो हमें केवल समस्या नहीं बल्कि समाधान की ओर ले जाता है। और हृदय से धन्यवाद इस चेतना की यात्रा से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि आपका जुड़ाव ही इस युग परिवर्तन की नींव है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उन्हें जरूर देखें, तभी आप इस अंतिम भाग की गहराई और उद्देश्य को पूरी तरह समझ पाएंगे। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब तक की हमारी यात्रा में हमने जाना कि कैसे नकारात्मक शक्तियों ने ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने के लिए स्त्री चेतना को ही अपना निशाना बनाया। सतयुग से कलयुग तक पहले उन्होंने पृथ्वी पर अधिकार जमाया, फिर समाज, परिवार और अंत में हमारे विचारों और हमारी भावनाओं में उतर गए। दूसरे भाग में हमने जाना कि कैसे शास्त्रों में फेरबदल कर और परंपराओं के नाम पर स्त्री की गरिमा पर आघात किया गया। तीसरे भाग में हमने देखा कि कैसे उसे हीन समझकर उसके अधिकार और उसकी चेतना को मंद किया गया। चौथे भाग में हमने जाना कि कैसे स्त्री को ही स्त्री के विरुद्ध खड़ा कर रिश्तों में दरार और प्रेम में दूरी पैदा की गई। और पांचवें भाग में हमने देखा कि कैसे एक बेटी की इच्छाओं को जिम्मेदारियों और संस्कारों की दीवारों में दबा दिया गया। ना केवल उसके सपनों की हत्या की, बल्कि उसके जीवन तक को समाप्त कर दिया गया। जब तक स्त्री चुप रही, तब तक चेतना सोई रही और नकारात्मक शक्तियां बिना किसी रोक टोक के फलती फूलती रही। लेकिन जैसे ही स्त्री ने बोलना शुरू किया, उसकी व्यवस्था की जड़ें हिलने लगी, क्योंकि हर शोषण का एक अंत होता है। और जब चुप्पी की राख से चेतना की चिंगारी उठती है, तब शुरू होता है बदलाव। और यही एक नई चेतना के उदय की शुरुआत थी। आज के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम जानेंगे कि कैसे विद्रोह की चिंगारी स्त्री के भीतर जन्मी, कैसे उसकी सोई हुई चेतना जागने लगी, कैसे वह मौन से स्वर की ओर बढ़ी, एक नई शक्ति, एक नए संकल्प के साथ। और तब आवश्यकता पड़ी समाधान की, संतुलन की ओर लौटने की, जहां स्त्री और पुरुष फिर से एक दिव्य संतुलन, प्रेम और संभाव के सूत्र में जुड़ सकें। तो आइए अपनी इस चेतना की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जब उस चुप्पी की राख से विद्रोह की चिंगारी उठती है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो चुप रहती हैं, इस समाज की झूठी मर्यादाओं और संस्कारों के बोझ को भीतर तक महसूस करती हैं। वो जानती हैं कि जो हो रहा है वह गलत है। वो देखती हैं कि उन्हें दबाया जा रहा है, लेकिन वे विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखाया गया है कि माँ बाप के संस्कारों का मान रखो, जो कहा जाए चुपचाप स्वीकार करो, अपनी आवाज मत उठाओ, क्योंकि यही सभ्यता है। और इसलिए वे बाहर से चुप रहती हैं, लेकिन उनके भीतर एक विद्रोह पनपता है, एक आग सुलगती रहती है, एक अघोषित विद्रोह जो धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। कई बार एक लड़की जब अपनी माँ के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखती है, तब उसके अवचेतन मन में भी एक तूफान पनपता है। लेकिन यह विद्रोह कहीं जाता नहीं। यह पीढ़ियों से दबी चेतना का विस्फोट है, जो अवचेतन रूप से अपनी अगली पीढ़ी में उतरने लगता है। वह स्त्री अपनी बेटी को देखती है और भीतर से सोचती है कि जो मैं नहीं कर सकी, शायद मेरी बेटी कर पाए। अब वो अपनी बेटी को कमजोर नहीं बनाना चाहती, उसे वो हर हथियार देना चाहती है जो उसे कभी नहीं मिले। वह अपनी बेटी को हर परिस्थिति के लिए तैयार करती है, लेकिन कई बार यह संवेदनशील जागरूकता नहीं बल्कि अभिशप्त विद्रोह का रूप ले लेती है। बेटी में आत्मविश्वास के साथ साथ एक प्रतिशोध की भावना भी बढ़ जाती है। और यहीं से शुरू होता है संतुलन का पलटाव, जहां कुछ स्थानों पर अब स्त्रियां पुरुषों पर हावी होने लगती हैं और कुछ जगहों पर नया अन्याय जन्म लेने लगता है, जो वास्तव में उस पुराने असंतुलन की ही परछाई है। यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं,
बल्कि दबी हुई चेतना की वापसी है। समस्या की जड़ कहाँ है? समस्या इस बात में है कि वह बेटी जो एक स्वतंत्र ऊर्जा के रूप में पैदा हुई थी, उसे धीरे धीरे नौकरानी, सेविका और दूसरों पर निर्भर जीव बना दिया गया। उसका हर सपना किसी और की खुशी में डुबा दिया गया। उसका आत्मविश्वास किसी और की राय में खो गया और उसका अस्तित्व पति की भावनाओं और ससुराल की अपेक्षाओं में सिमट कर रह गया। वास्तव में एक स्त्री का स्वभाव प्रेम और करुणा ही है। वह बच्चों को संस्कार देती है, घर को स्नेह से सींचती है और परिवार को जोड़कर रखती है। ये सब काम उसके लिए बोझ नहीं है, बल्कि उसके प्रेम और शक्ति का वास्तविक रूप है। लेकिन समस्या इस बात में है कि जब उसके योगदान को सम्मान और आभार नहीं मिलता, जब उसके प्रेम को उसके ऊपर एक बोझ और बंधन की तरह डाल दिया जाता है और उसके स्वतंत्र अस्तित्व को नकार दिया जाता है, तो वह धीरे धीरे अपनी ही रोशनी से दूर होने लगती है। और समस्या इस बात में भी है कि हमने पुरुष को उसके भावनात्मक पक्ष से तोड़ दिया। हमने उसे कभी नहीं सिखाया कि प्रेम और करुणा ताकत है, कमजोरी नहीं। उसे यह नहीं बताया गया कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं, ताकत की निशानी है। और यही वजह है कि वह अपने ही रिश्ते की टूटन को समझ ही नहीं पाता। जब प्रेम को हथियार बना दिया जाता है तो रिश्ते युद्ध बन जाते हैं, और जब एक पुरुष अपने ही हृदय की करुणा से कट जाता है तो वह खुद को खो देता है और उसी के साथ उसका परिवार भी। हमें समझना होगा कि जब स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम, सम्मान और विश्वास का संतुलन बना रहता है, तो वही ऊर्जा पूरे परिवार में, पूरे समाज में और आगे आने वाली पीढ़ियों तक में प्रवाहित होता है। तो समाधान क्या है? समाधान ना तो स्त्री को दबाना है और ना ही पुरुष को दंड देना। समाधान है चेतना का संतुलन। हमें यह समझना होगा कि किसी भी अन्याय की जड़ में असंतुलन है, और अगर आज कुछ स्त्रियां कठोर हो रही हैं या बेटियों में प्रतिशोध आ रहा है, तो यह उसी इतिहास का परिणाम है जहां उन्हें कमजोरी और चुप्पी के संस्कार दिए गए। अब समय है जागने का, बदलने का और लौटने का, यह समझने का कि हम सिर्फ स्त्री नहीं बल्कि पुरुष की चेतना को भी जागृत करें। और समय है कि स्त्री को पीड़िता और पुरुष को अपराधी नहीं माना जाए, बल्कि दोनों को एक अधूरी चेतना का शिकार समझा जाए। देवी को मंदिरों में नहीं, अपने व्यवहार में सम्मान दिया जाए। स्त्री को अपनी शक्ति याद दिलाई जाए और पुरुष अपनी संवेदनशीलता को पुनः अपनाए। आज के युग में दो ऐसे लोगों का विवाह होता है जिनकी प्रकृति एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत होती है। उनकी सोच, उनके संस्कार, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ अलग होता है। और यह अलगाव कोई गलती नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक योजना है। जिस प्रकार प्रकृति और पुरुष के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनके मिलने से ही सृष्टि में संतुलन संभव होता है, उसी प्रकार यह योजना हमें यह सिखाती है कि हम केवल उन्हीं के साथ नहीं जुड़ते जो हमारे जैसे हैं, बल्कि हम उनसे भी जुड़ते हैं जो हमारे विपरीत हैं, ताकि जीवन की यात्रा में हम सीखें, समझें और संतुलन पैदा करें। विवाह एक आध्यात्मिक साधना है जहां दोनों को एक दूसरे की सोच को अपनाना नहीं बल्कि समझना होता है। एक दूसरे के दृष्टिकोण को आदर देना होता है। विरोध को समाप्त नहीं करना होता, बल्कि विरोध के भीतर समरसता ढूंढनी होती है। पर बदलाव कहां से शुरू होगा? इसमें माता पिता और समाज के रूप में हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक माता पिता के रूप में यह समझना आवश्यक है कि बच्चे आपकी परछाई नहीं है जो हर समय आपके अनुसार और आपके पीछे पीछे चलेगी। वे एक स्वतंत्र आत्मा है। वास्तव में संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, माता पिता के लिए पराई ही होती है। वह कोई संपत्ति नहीं बल्कि ईश्वर की अमानत होती है। माता पिता का कर्तव्य है कि उसे प्रेम, संस्कार और सहारा देकर इस योग्य बनाए कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और जब वह संतान बड़ी हो जाए तो उसकी जीवन यात्रा को स्वतंत्रता और आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने देना ही माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है, ना कि
उसे अपने बुढ़ापे की सेवा के लिए बांध कर रखना या उस पर अपने एहसानों का बोझ लादना। उसे संपूर्ण प्रेम से पालें, उसे अच्छे संस्कार दें, उसे सशक्त बनाएं और उसके जीवन उद्देश्य की ओर उसका मार्गदर्शन करें। परंतु दुर्भाग्य से कई बार यह जिम्मेदारी धीरे धीरे अधिकार बन जाती है। बच्चा जैसे ही बड़ा होने लगता है, उस पर हमारे एहसानों का बोझ डाला जाने लगता है, मानो वह कोई ऋणी हो जिसे जीवन भर किसी का ऋण चुकाना है। लेकिन नहीं, बच्चे को जन्म देना, उसका पालन पोषण करना, उसे उड़ान देना, यह धर्म है, व्यापार नहीं। यह प्रेम है, कोई सौदा नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम उसका हाथ पकड़ें, लेकिन उसके जीवन के फैसलों पर नियंत्रण ना थोपें। हमें उसे यह भरोसा देना है कि वह अपने निर्णय खुद ले सकता है। उसे खुद को जानने, खुद को स्वीकारने और खुद के लिए खड़ा होना सिखाएं। उसे आत्मनिर्भर बनने दें। संतान को प्रेम की छांव चाहिए, दबाव की बेड़ियां नहीं। उसका मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन उसकी राहें मत बांधिए। बेटे और बेटी दोनों को समान संस्कार और समान प्रशिक्षण दीजिए। अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाइए और आगे बढ़ने में उनका साथ दीजिए। लेकिन साथ ही साथ अपने बेटों को भी सही प्रशिक्षण देना उतना ही जरूरी है, ताकि जब आपका बेटा बड़ा हो तो वह भी आपकी बेटी की तरह अपने आप को और अपने घर को संभालने की क्षमता रखता हो। ऐसा ना हो कि उसकी बुनियादी जिम्मेदारियों के लिए, जरूरतों के लिए आपको यह कहना पड़े कि घर का खाना बनाने, उसके कपड़े साफ करने और इस बिगड़े बेटे को संभालने के लिए एक बहू लानी होगी। वो लड़की जो आपके बेटे की पत्नी बनकर आपके घर आती है, वो अपने जीवन में संतुलन और साथी पाने के लिए आई है, ना कि आपके बिगड़े हुए और दूसरों पर निर्भर बेटे को संभालने के लिए। वो एक पत्नी बनने के लिए आई है, आपके बेटे को एक माँ की तरह संभालने के लिए नहीं। विवाह एक ऐसा बंधन है जहाँ दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन अगर शुरुआत से ही एक पक्ष को संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो यह रिश्ता बराबरी का नहीं बल्कि बोझ का रूप ले लेता है। पति पत्नी का संबंध तभी खिलता है जब दोनों अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाना जानते हों और एक दूसरे के जीवन में साथी बनकर आएं, ना कि संरक्षक और पालक बनकर। क्योंकि बच्चों को बराबरी से सिखाना ही उनके भविष्य में रिश्तों की इज्जत, संतुलन और सामंजस्य का सबसे मजबूत आधार है। बेटा हो या बेटी, दोनों को समान संस्कार, समान शिक्षा, समान अवसर और सबसे जरूरी है समान प्रेम मिलना चाहिए। काम का बंटवारा लिंग के आधार पर नहीं, क्षमता और रुचि के आधार पर होना चाहिए। कभी ये ना कहें कि ये लड़कों का काम है और ये लड़कियों का काम है, बल्कि ऐसा कहें कि जो तुम्हारा मन कहे, जो तुम्हारी आत्मा चाहे, वही करो पूरे विश्वास के साथ। जब बेटियों को शक्ति दी जाती है और बेटों को संवेदना, तब समाज में सच्चा संतुलन जन्म लेता है। जब हम अपनी बेटियों को यह समझाना शुरू करेंगे कि तुम्हारा जीवन किसी पर निर्भर नहीं है, तुम्हारा सम्मान तुम्हारे आत्मविश्वास से आता है, झुकने से नहीं। और जब हम अपने बेटों को यह सिखाना शुरू करेंगे कि घर के काम महानता नहीं मांगते, वे मानवता मांगते हैं। विवाह दो आत्माओं के एक होने का अवसर है, ना कि परिवारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मैदान। विवाह के बाद पति और पत्नी दोनों के माता पिता और परिवार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे नवविवाहित जोड़े को एक दूसरे को समझने का समय और अवसर दें। और जब आपके घर में एक नया सदस्य जुड़ता है, बहू या दामाद के रूप में, तो उसे भी सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए। जीवन साथी बनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है आपसी समझ, सामंजस्य और विश्वास का निर्माण। यह तभी संभव है जब उनके जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप ना किया जाए। परिवारों को यह समझना चाहिए
कि विवाह के बाद उनका कार्य केवल हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह साथ खड़ा रहना होना चाहिए। क्योंकि जब माता पिता अपने बच्चों पर अपने फैसले थोपते हैं या उन्हें हर छोटे बड़े निर्णय में निर्देशित करने लगते हैं, तो इसे नव दंपति की आत्मनिर्भरता, परिपक्वता और आपसी समझ बाधित होती है। इसलिए उचित यही है कि माता पिता अपनी संतान और उनके जीवन साथी को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने, गलतियां करने और उनसे सीखने का अवसर दें। यही प्रक्रिया उन्हें जिम्मेदार, संवेदनशील और मजबूत बनाती है। क्योंकि सच तो यह है कि प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता एक ऐसा बीज है जिससे एक सशक्त और समरस समाज उगता है, और ऐसे ही वातावरण में एक सुंदर और स्थायी संबंध की नींव रखी जा सकती है। हालांकि यह स्थिति हर स्थान और हर परिवार में आज मौजूद नहीं है। कई लोगों ने समय के साथ इस सच्चाई को समझा है और संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। कुछ परिवारों में अब प्रेम, सम्मान और बराबरी का वातावरण जन्म ले रहा है। लेकिन यह भी सच है कि नकारात्मक शक्तियां आज भी कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं परोक्ष रूप से सक्रिय हैं। रिश्तों को तोड़ने, प्रेम को कमजोर करने और चेतना को भ्रमित करने के प्रयास अब भी जारी हैं, और समाज का एक बड़ा वर्ग इससे पीड़ित है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम केवल अपने घर तक सीमित ना रहें, बल्कि पूरे समाज को जागरूक करें, सशक्त बनाएं, ताकि सतयुग का नव निर्माण फिर से संभव हो सके। यह केवल इतिहास नहीं है, यह चेतना का चक्र है। अब सवाल यह है, क्या हम इस पुनर्जागरण का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि जब चेतना जागती है, तभी युग बदलते हैं। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मेरा प्रयास यही है कि आज जो समाज असंतुलन से जूझ रहा है, हम उसके मूल कारणों तक पहुंच सकें और साथ ही उसके समाधान को भी समझ सकें। लेकिन यह यात्रा मेरे अकेले के बस की नहीं है। यह तभी संभव है जब हम सभी मिलकर जुड़ें, एक दूसरे को समझें और इस संदेश को अपने परिवार, अपने बच्चों और समाज तक पहुंचाएं। जब हम अगली पीढ़ी को सही दृष्टि देंगे, तभी चेतना जागेगी और तभी पुनः सतयुग का आगमन होगा। याद रखिए, हर बदलाव की शुरुआत एक सवाल से होती है और हर जागरण की शुरुआत एक स्वीकार से। अगर आज का यह प्रयास आपके दिल को छू पाया हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे लाइक कीजिए ताकि हम जान सकें कि इस यात्रा में आप हमारे साथ हैं। आपकी भावनाएं कमेंट सेक्शन में हमसे साझा कीजिए ताकि आपकी आवाज भी इस चेतना का हिस्सा बन सके। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह संदेश उन तक भी पहुंचे जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, ऐसे ही और भी सत्य को उजागर करने के लिए और इस चेतना के जागरण को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक यात्रा है सत्य, संतुलन और आत्म जागरण की। क्योंकि जब हम सब मिलकर चेतना को जागृत करते हैं, तभी युगों की दिशा बदलती है और तभी फिर से सतयुग आता है। जुड़े रहिए ऐसी ही और चेतना को जगाने वाली और हमारे भीतर के सत्य से जोड़ने वाली गाथाओं के साथ। धन्यवाद।